हेलो एवरीवन, दिस इज़ माहिनूर। आज डिस्कस करेंगे सीटेट 2024 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पार्ट 4। इससे पहले यूट्यूब चैनल पर पार्ट 3, पार्ट 2 और पार्ट 1 अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं। तो हमारा 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में बढ़ावा दिया गया है। ठीक है, देखो, अगर आप लोग इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम क्या है। ठीक है, इसे कहा जाता है RPWD एक्ट 2016। ठीक है, देखो ये जो एक्ट है ये सबसे पहले आया था 1945 में। ठीक है, कब आया था? 1945 में। और इसके बाद में जब इसमें संशोधन हुआ, चेंजेस हुए, तो 2016 में फिर ये रिपीट हुआ। ठीक है, अब इसमें भी दो चीज़ें हैं। इसे जो मंजूरी मिली वो राज्यसभा में जब मिली थी तो वो मिली थी 14 दिसंबर 2016 को। ठीक है, और जो लोकसभा में मंजूरी मिली है वो 16 दिसंबर को मिली है, मतलब 16 दिसंबर 2016 को मिली है लोकसभा में, इसे मंजूरी मिली है इस प्रस्ताव को। और 14 दिसंबर 2016 को राज्यसभा में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली। ठीक है, तो आपको याद रखना है इसका दूसरा नाम क्या है, RPWD। ठीक है, RPWD एक्ट 2016 पहली बार कब आया था? तो 1995 में आया था। और दोबारा कब आया है, मतलब संशोधन 2016 में हुआ है। ठीक है, अगर आप लोग ध्यान दें तो जब 2016 में जनगणना हुई थी तो उस समय टोटल 2 करोड़ 68 लाख जो है ना, वो दिव्यांग लोग थे हिंदुस्तान में, जिसमें से 1 करोड़ 50 लाख जो थे वो पुरुष थे और 1 करोड़ 18 लाख जो हैं वो महिलाएं थी। ठीक है, तो आप इस आंकड़े को भी याद रख सकते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन, जैसे अगर हमारा यहाँ से क्वेश्चन आया तो हो सकता है अगली बार थोड़ा सा इसकी कुछ फैक्ट से पूछ ले। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या है कि जो दिव्यांगजन होते हैं उनके सामान्य अधिकारों का संरक्षण करने की बात कही थी इस अधिनियम में। और कहा गया था कि जो दिव्यांगजन हैं उनकी पूर्ण भागीदारी होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? पूर्ण भागीदारी होना चाहिए। और एक पॉइंट आपको और याद रखना है, दिव्यांगजन के साथ जो भेदभाव नहीं होना चाहिए, और अगर भेदभाव हो रहा है तो इसे माना जाएगा एक दंडनीय अपराध। ठीक है, और जो दिव्यांगों के साथ भेदभाव अगर कोई कर रहा है और उसमें अगर कोई अधिकारी वर्ग कर रहा है या फिर कोई सामान्य अगर इंसान भी कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, मतलब दंडात्मक कार्रवाई होगी। इसमें उसे 2 वर्ष तक की सजा हो सकती है और आई थिंक 5 लाख था, 5 लाख तक का जुर्माना। ठीक है, 2 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना दिया जा सकता है। ठीक है, और आप लोग ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझ लो, यहाँ हो सकता है इस बार पूछ लें कि जो तेजाब पीड़ित होते हैं, जिन्हें मतलब एसिड अटैक वाले जो होते हैं ना, जिन पर एसिड अटैक किया जाता है या तेजाब से पीड़ित हो जाते हैं, क्या उन्हें दिव्यांगजन में रखा जाता है या नहीं? तो हाँ, उन्हें दिव्यांगजन में रखा जाता है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के पास में। क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में बढ़ावा दिया गया। ठीक है, दिव्यांगजनों के लिए विशिष्ट शिक्षा की अनिवार्यता। देखो, विशिष्ट शिक्षा का मतलब ये होता है, आपने पढ़ी होगी, एक विशिष्ट शिक्षा होती है, मतलब उसमें गूंगे बालकों को कैसे पढ़ाना है या बाड़ी बाधित को कैसे पढ़ाना है, वो सारी चीज़ें होती हैं। अब एक तो ये वैसे ही दिव्यांगजन वो हैं तो मतलब विशिष्ट हैं और उनको विशिष्ट ही शिक्षा दी जाए, तो भाई ये चीज़ थोड़ी ठीक नहीं। और देखो, अनिवार्यता को सीटेट सपोर्ट नहीं करता। क्यों नहीं सपोर्ट करता है? क्योंकि आप किसी पे कोई चीज़ थोप नहीं सकते। ठीक है, अगर इंसान की इंडिविजुअल सोच है, अगर उसे ऐसी शिक्षा ग्रहण कर दी तो ठीक है, लेकिन आप इसे अनिवार्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या आ जाती है कि दिव्यांगता के आधार पर अधिकारों के उपागम में भेदभाव। आप क्या दिव्यांगों के साथ उनके अधिकारों में भेदभाव करोगे? नहीं, यहाँ तो लिखा है कि बढ़ावा दिया है। ठीक है, क्या दिया है? बढ़ावा दिया है, भेदभाव तो नहीं करना होता है आपने। ठीक है, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। अब देखिए और ऑप्शन कहाँ गए, ये है दिव्यांगजनों की शिक्षा के अधिकार से बेदखली। आप उन्हें मतलब शिक्षा के अधिकार से ही निकाल दोगे, उन्हें बेदखल कर दोगे। शिक्षा का अधिकार क्या दिव्यांगजनों के लिए नहीं है? तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आप इन्हें बेदखल नहीं कर सकते।
जीवन से सभी क्षेत्रों में समानता और गैर भेदभाव, बिल्कुल सही, मैंने अभी आपको बताया था ना। RPWD एक्ट 2016, उसमें क्या आपने पढ़ा था कि पहली चीज़ इनके साथ में समानता का व्यवहार रखो, दूसरी बात किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका राइट आंसर। क्लियर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, समावेशी शिक्षा निम्नलिखित समावेशी शिक्षा निम्नलिखित में से किसकी ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करती है। जो समावेशी शिक्षा होती है, तो समावेशी शिक्षा का पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। समावेशी शिक्षा कहती है कि चाहे गूंगा बालक हो, चाहे बहरा बालक हो, चाहे मानसिक मंदित बालक हो, चाहे ऑटिज्म का बालक हो, या फिर प्रतिभाशाली हो, या फिर विशिष्ट बालक हो, हर प्रकार के बालक को आपको एक ही क्लासरूम में एक ही छत के नीचे सामान्य रूप से बिना किसी भेदभाव के शिक्षा देनी है, ठीक है। जैसे एक छत के नीचे आप क्या करो, हर तरह के बच्चे को बिठालकर शिक्षा दो, ठीक है। तो समावेशी शिक्षा समझ आ गई आपको। अब देखो हम क्वेश्चन को समझो जरा। समावेशी शिक्षा निम्नलिखित में से किसकी ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करती है। प्रत्येक विद्यार्थी की ज़रूरत को पूरा, आपसे क्या कहा था, एक छत के नीचे सभी प्रकार के बच्चे, यानी कि प्रत्येक विद्यार्थी क्या हो, एक छत के नीचे हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका सस्पेक्टेड, ठीक है। अब देखें दूसरा क्या आ जाता है, केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों के विद्यार्थियों की नहीं, यहाँ पर भेदभाव हो रहा है, भेदभाव नहीं करना हमको, ठीक है। केवल दिव्यांग विद्यार्थियों की, केवल अगर हम केवल दिव्यांग जनों को पढ़ाएंगे तब समावेशी शिक्षा नहीं होगी। दिव्यांग जनों के साथ में हमने विशिष्ट बालकों को भी पढ़ाना है, प्रतिभाशालियों को भी पढ़ाना है, और सामान्य विद्यार्थियों को भी पढ़ाना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये देखना है, केवल प्रतिभावान विद्यार्थियों को नहीं, प्रतिभावान के साथ में आपके दिव्यांग भी होना चाहिए, मंदबुद्धि भी होना चाहिए, ठीक है। तो फिर ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। आपका क्या सही है, प्रत्येक विद्यार्थी को, कैसा भी विद्यार्थी हो, आप उसे समावेशी शिक्षा में पढ़ाओ, सब बच्चों को एक साथ ही पढ़ाना चाहिए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक सेकंड को, पहले मैं इसको छुपाने का इंतज़ाम करूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है कि गुणज वैफल्य, जिसे कहते हैं डिसकैलकुलिया, कैलकुलेटर, कैलकुलिया से आपको क्या याद आता है, कैलकुलेटर आता है, ठीक है। मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ी हुई है। जो गुणज वैफल्य है, जो कि आप लोग जानते हैं कि एक डिसऑर्डर है, बीमारी का नाम है, ठीक है। अगर आपने मेरी ये वीडियो नहीं देखी, मैंने जो अधिगम के विकार हैं उस पर पूरी लॉन्ग वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप चैनल का विज़िट करें, और मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में भी दे दूँगी, ठीक है। तो गुणज वैफल्य क्या है, आपका मुख्य रूप से कठिनाई से जुड़ी हुई है। क्या गुणज वैफल्य पढ़ाई में होता है? नहीं, पढ़ाई में गुणज वैफल्य नहीं होता। देखो पठन वैफल्य जो होता है वो होता है अलेक्सिया में, ठीक है। इसे पाठ अंधता भी कहते हैं, ठीक है, पाठ अंधता कह लीजिए या फिर शब्द अंधता कह लीजिए। लेकिन यहाँ पर तो लिखा है पाठ पढ़ना, पाठ पढ़ कैसे, पाठ पढ़ लेगा बच्चा इजीली, उसका गणित से क्या संबंध है, गणित में नहीं पढ़ रहा है ना वो पाठ, पाठ तो वो हिंदी में पढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर लिखा है गुणज, गुणज गुणा कहाँ करते हो आप, गणित में करते हो, ऐसे याद रख सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ देखो साफ साफ लिखा है गणितीय गणना करना, ये वाला जो गणितीय गणना करना है ना, ये आपका मैच हो गया है गुणज वैफल्य से, ठीक है। और दूसरा आ जाता है आपका संचार कौशल, ये भी नहीं है। आलोचनात्मक सोच, ये भी नहीं, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और इसमें बिल्कुल भी माइंड यूज़ नहीं करना है। अगर आपको सारे अधिगम विकार जो हैं वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से रटे हुए हैं तब आप इसे कर लोगे। देखो ये हैं सारे अधिगम विकार, अफेजिया, अलेक्सिया, डिसलेक्सिया, ठीक है, डिस्कॉलकुलिया, ये सारे मैं आपको ऑलरेडी चैनल पर करा चुकी हूँ, लॉन्ग वीडियो अवेलेबल है, जाओ देखो, ठीक है। अब आ जाता है आपका 19वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास भाषण और भाषा विकारों, मतलब कोई ऐसा बच्चा है जिसे भाषा में प्रॉब्लम है, ठीक है, और भाषण में प्रॉब्लम है, मतलब वो भाषण नहीं कर सकता
और भाषा का उसके अंदर विकार है। ठीक है, करने वाले विद्यार्थी में सफल समावेशन में बाधा। आप चाहते हैं कि वो नॉर्मल चाइल्ड बन जाए, उसे लगातार आप अभ्यास करवाएं भाषण का और भाषा का, और उसका विकार क्या हो जाए, दूर हो जाए। तो ऐसा करने के लिए, मतलब इसका समावेश करने के लिए, नॉर्मल चाइल्ड में मिलाने के लिए आपके सामने कौन सी बाधा आ रही है। अब देखो, कुछ चीज़ें सपोर्ट में होंगी और कुछ चीज़ें उसके अगेंस्ट होंगी। तो हमें ढूंढना है बाधा। ठीक है, हमें क्या ढूंढना है, बाधा ढूंढना है। देखो, कार्यों और दत्त कार्यों को छोटे, आसानी से प्रबंधित चरणों में विभाजित करना। तो ये तो सपोर्ट में है। ठीक है, ये किस में है, समावेशन में है। अगर बच्चे को भाषण में प्रॉब्लम है, आप क्या करो, जो उसे कार्य दिए हैं, होमवर्क दिया है, दत्त कार्य दिया है, उसको समझ नहीं आ रहा है, कर नहीं पा रहा है, तो आप उसे छोटे छोटे आसान प्रबंधित चरणों में उसको विभाजित कर दो। इससे क्या होगा, बच्चे को वो काम सरल लगेगा और वो आसानी से कर लेगा। तो हमें बाधा ढूंढनी है ना, तो ये तो सपोर्ट में है, तो हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। अब देखो, अभिव्यंजक भाषा कौशल का समर्थन करने के लिए दृश्यों के उपयोग को हतोत्साहित करना। अच्छा, आप ये बताओ, आप अभिव्यंजक भाषा कौशलों का समर्थन करने के लिए दृश्यों के उपयोग को प्रोत्साहन तो दे सकते हैं, लेकिन आप उसे हतोत्साहित नहीं कर सकते। हतोत्साहित का मतलब होता है, एक तरह से आप ये समझ लीजिए, डीमोटिवेट करना। ठीक है, किसी को हतोत्साहित का मतलब क्या होता है, एक तरह से डीमोटिवेट करना। तो आपको किसी को डीमोटिवेट नहीं करना है। ठीक है, तो ये बात क्या हो सकता है, ये एक बाधा हो सकती है। अभी हमारे पास में, हमने इसे राइट नहीं करना, कभी एग्जाम में एकदम राइट मत करना, आप इसे सस्पेक्टेड कर दो। ठीक है, और आगे बढ़ जाओ। अब देखो, मौखिक और लिखित कार्यों के लिए पूर्व नियोजित रणनीतियों का उपयोग करना। बिल्कुल सही बात है। अगर आप बच्चे को कोई मौखिक कार्य करा रहे हो और कोई लिखित कार्य करा रहे हो, और अगर आपने पहले से बच्चे को बता दिया कि आज हम ये कार्य कराएंगे और इस तरह से कराएंगे, ठीक है, तो बच्चा क्या करेगा, उसको बहुत अच्छे से ऑलरेडी पहले से प्रिपेयर्ड होकर आएगा, थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट लेगा। ठीक है, तो ये तो फिर क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है एक तरह से। हमें ढूंढना है बाधा। ठीक है, कक्षा में श्रवण और दृश्य विकर्षणों का कम करना। मतलब आप क्या करो, कक्षा में श्रवण और जो दृश्य विकर्ण है, विकर्ण, ठीक है, उनको क्या करो, कम करो। विकर्ण की बात हो रही है, उनको कम करना। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो सकता है, बी हो सकता है। देखो, बी आपका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, आपको क्या करना है, बाधा क्या हो सकती है, आपको कभी भी बच्चे को हतोत्साहित नहीं करना। ठीक है, डीमोटिवेट कभी नहीं करना है बच्चे को, हमेशा मोटिवेट करना है आपको। अगर बच्चा कुछ गलत कर रहा है, चीज़ों को नहीं समझ पा रहा है, नहीं सीख पा रहा है, तो एज ए टीचर आप उससे कहो कि आप कोशिश करो और आप धीरे धीरे इन चीज़ों को कर लोगे। ठीक है, तो ये तरीका जो है ना, वो सही होता है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। आप कौन हो, एक टीचर हो। ठीक है, आपने अपने ना, मैं जब बोलती हूँ, जो समझाती हूँ, उसे ध्यान से सुना करो। उससे आपका एक माइंडसेट डेवलप होगा, और जो माइंडसेट डेवलप होगा वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा सीटेट में। ठीक है, क्योंकि ये गलत फहमी है कि बहुत ज़्यादा पढ़ने से सीटेट क्वालिफाई हो जाता है। नहीं, अगर आपने ठीक ठाक माइंडसेट अपना डेवलप कर लिया, अगर आपको निगेटिव कीवर्ड्स पता चल जाते हैं, पॉजिटिव पता चल जाते हैं, आप क्वेश्चन को हैंडल करना सीख जाते हैं, है ना, तो फिर आप सीख जाते हैं और अच्छा प्रदर्शन करते हैं फिर। ठीक है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकता अगर आप पूरी करना चाहते हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, टैलेंटेड बच्चे हैं, उनकी जो नीड्स हैं उनको फुलफ़िल करना चाहते हैं आप एज ए टीचर, तो आपको किन चीज़ों से बचना है। देखो, ऐसे वर्डों को ना बहुत ध्यान से पढ़ा करो। अगर यहाँ पर तुमने बचना नहीं पढ़ा, तुमने ये पढ़ लिया कि विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आप क्या करेंगे, तो फिर बहुत टफ हो जाएगा ये क्वेश्चन। और अगर आपने ये पढ़ लिया कि बचना है, किन से बचना चाहिए, ऐसे कौन से काम हैं जो आप नहीं करोगे, तो फिर बहुत मदद हो जाएगी इस क्वेश्चन को करने में। ठीक है, अब देखो, विद्यार्थियों को स्वतंत्र परियोजना को आगे बढ़ाने की अनुमति देना। देखो, आपने बच्चे को कोई परियोजना बनाने को दी या करने को दी, ठीक है,
और आपने और बच्चे को साथ में एक परमिशन भी दे दी कि भाई आप अपनी मर्जी से इस परियोजना को आगे बढ़ाओ और इस पे काम शुरू रखो। तो इससे क्या होता है, एक तो बच्चा इंटेलिजेंट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोई गड़बड़ करेगा बच्चा, नहीं ना। जब आप बच्चा इंटेलिजेंट होता है तो वो काम को अच्छे तरीके से करता है, और जब उसे पूरी स्वतंत्रता मिल जाती है, उसे लगता है कि हाँ कोई इंटरफेयर करने वाला नहीं है, तो वो और ज़्यादा अच्छे से करता है। एक प्रतिभाशाली बच्चे को अगर आपने इतनी छूट दे दी ना, तो वो बहुत आगे बढ़ जाएगा, वो बहुत अच्छे से चीज़ों को सीखेगा, ठीक है। पाठ्यचर्या त्वरण के लिए लचीलेपन को अपनाना, हाँ आप लचीले इसको भी करोगे और आप लचीलापन भी अपनाओगे, लेकिन हमें तो बचना ढूंढना है ना, ये आपको करना है, ये भी करना है, इन दोनों से बचना नहीं है, ये काम भी करना है और ये काम भी करना है, ठीक है। एक आयामी पाठ्यक्रम लागू करना, अच्छा आप बताओ, एक आयामी और बहुआयामी, ठीक है। एक आयामी मतलब जिसका मतलब एक, ठीक है, और बहुआयामी मतलब बहुत। जैसे आप बच्चे का विकास कैसे करते हैं, आप बच्चे का बहुआयामी विकास करते हैं, मतलब उसका शारीरिक विकास भी करते हैं, मानसिक विकास भी करते हैं, संज्ञानात्मक विकास भी करते हैं, आप बच्चे का बहुआयामी विकास करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप क्या करें, सोच के देखो, आप बच्चे का एक आयामी विकास करें, तो क्या बात बनेगी, नहीं बनेगी ना। फिर क्या होगा, बच्चे का विकास कुंठित हो जाएगा, बच्चे का विकास रुक जाएगा। इसी तरह से जो पाठ्यक्रम होता है उसमें भी बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करना पड़ता है, बच्चे के हर तरह के विकास को वैल्यू देना पड़ती है, तब बच्चा चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से सीखता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक आयामी पाठ्यक्रम लागू नहीं करना, आपको बच्चे को बहुआयामी पाठ्यक्रम लागू करना है, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, अगर आप एक आयामी पाठ्यक्रम लागू करोगे तो ये क्या हो जाएगी, बाधा हो जाएगी, और इससे आपको क्या करना है, बचना है, ठीक है। उत्तेजक वर्धन गतिविधियां प्रदान करना, उत्तेजक वर्धन गतिविधियां का मतलब होता है आप बच्चे को लगातार मोटिवेट करिए, ठीक है, लेकिन ज़्यादा मोटिवेट भी मत कर देना, वरना कहीं बच्चा सीखने के लिए ना सीखे, मोटिवेशन के लिए ही सीखता रहे, ठीक है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन बचना किससे, सिर्फ इससे बचना है, ये गलत होकर भी सही है, ठीक है। तो ये राइट आंसर आपका। समझ आ रहा होगा आपको। अब देखो यहाँ आ जाता है, देखो ये है आपका सी राइट आंसर, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे 21वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 21वां क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष का, ठीक है। किसी नए संप्रदाय का शिक्षण शुरू करने से पहले एक शिक्षिका को पूर्व प्रेषित ज्ञान की समीक्षा कर लेनी चाहिए, मतलब समझ रहे हैं, आप बच्चे को एक नया संप्रदाय शिक्षण शुरू करा रहे हैं, क्लास में एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, तो आप क्या करो, बच्चे के जो पूर्व ज्ञान है ना उसको पता लगा लो, सिंपली तो ये यही कहना चाह रहा है, ठीक है। यह विद्यार्थियों को नए संप्रदाय को समझाने के लिए आवश्यक होगा और जानकारी को ध्यान में रखने में मदद करेगा। जैसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर नया कॉन्सेप्ट बच्चे को पढ़ाने जा रहे हो आप क्लास में, तो पहले क्या करो, उसके पूर्व ज्ञान का पता लगाओ, इससे क्या होगा, बच्चे को चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी और वो जानकारी को लंबे समय तक अपने ध्यान में रखेगा। तो ये बात तो सही है ना, नया ज्ञान तब देना चाहिए जब बच्चे के अंदर उससे रिलेटेड पुराने ज्ञान को आप निकलवा लो, ठीक है, उसके अंदर से निकलवा लो। अब देखो दूसरा कथन क्या कहता है, इन्होंने ना इस कथन का ये कारण बताया। अब हमें ये तो देखना ही है कि दूसरा कारण कैसा है, लेकिन हमें ये भी देखना है क्या ये दोनों आपस में रिलेट कर रहे हैं या नहीं। शारीरिक दंड का अभ्यास शिक्षार्थियों के अवांछनीय व्यवहार को सुधारने की रणनीति के रूप में नहीं किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो इसमें ना निगेटिव बात बहुत लिखे हुए, निगेटिव वर्ड्स हैं इसमें, लेकिन आपको क्या करना है, आपको ऑल ओवर इसका सार समझना पड़ेगा। ये बताइए क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, पहले तो आप समझो अवांछित क्या होता है। अवांछित होता है गलत व्यवहार, अवांछित क्या होता है, गलत व्यवहार, ठीक है, गलत व्यवहार, और वांछित होता है सही व्यवहार। तो कह रहे हैं कि एक विद्यार्थी है ना, वो गलत व्यवहार करता है, तो क्या आप उस विद्यार्थी के गलत व्यवहार को सही करने के लिए उसे शारीरिक दंड दोगे या नहीं दोगे, नहीं दोगे ना। तो ये लिखा तो है कि नहीं किया जाना चाहिए, किसका प्रयोग, शारीरिक दंड का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए,
किसके लिए नहीं किया जाना चाहिए? शिक्षार्थी के अवांछित व्यवहार को सुधारने के लिए शारीरिक दंड का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो भाई बिल्कुल सही बात है, आप किसी को मारकूट नहीं कर सकते आज के समय में, ठीक है। वो बात अलग है, अभी भी टीचर्स कुछ बच्चों पे हाथ उठाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ये बात यहाँ पर फिट नहीं होती। तो कुछ ऐसा बनेगा इसका राइट आंसर कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। चलो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या होता है। बी। बी क्या कह रहा है? ए और आर दोनों सही हैं लेकिन सही व्याख्या नहीं की, ठीक है। तो ये हो गया आपका राइट आंसर। ये पता है व्याख्या कब करता? जब कहीं से इन दोनों का आपस में लिंक बनता। लिंक बन ही नहीं रहा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी अध्यापक जो विषय वस्तु को अपने आप में एक अंत मानता है वो विद्यार्थियों के बीच पैदा कर सकता है। मतलब एक ऐसा टीचर है जो कोई भी कंटेंट है, मतलब कोई भी विषय वस्तु है, उसको क्या मान रहा है, जैसे सपोज दैट ये कंक्लूजन दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक। जैसे ये यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है, मैं आपसे कहूँ कि ये जो डिस्क्रिप्शन है ना, ये अपने आप में अंत है। इसके अलावा ना तो आपको कहीं कोई कंटेंट और मिलेगा, ना ही कोई पढ़ने का सामान और कहीं मिलेगा। बस ये है और इसके अलावा सब कुछ अंत है। तो क्या ये कहना सही होगा? बताइए। तो अगर टीचर ऐसा कह रहा है तो वो विद्यार्थियों के बीच क्या उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। हमें ये समझना पड़ेगा। ये वर्ड इन्होंने सही यूज़ नहीं करा। ये उर्दू बहुत लिखते हैं सीटेट वाले, उर्दू बहुत फॉलो करते हैं। देखो अब हमें इसमें क्या देखना है, क्या वो महारत के लिए सहारा है? मतलब एक तो तुम ये बता रहे हो कि नहीं, ये जो जितना कंटेंट लिखा हुआ है इतना ही काफ़ी है, इतना ही है दुनिया में। तो ये सहारा कैसे हो सकता है? इससे महारत हासिल कहाँ होगी? आप क्या करो, एक क्वेश्चन को एक ही टाइप से पढ़ लो, तो फिर उसमें आप स्पेशलिटी कहाँ से मिल जाएगी? आप एक कंटेंट को कई जगह से पढ़ो तो फिर आपको उसमें महारत हासिल होगी। लेकिन ये तो कह रहा है कि अंत है, बस इतना ही है, यही पढ़ लो। तो ये तो बात गलत हो गई, ये मिसमैच हो गई। मतलब ये तो सही है लेकिन क्वेश्चन पे ये फिट नहीं बैठ रही, ठीक है। नवाचार की इच्छा, नवाचार भी नहीं मिलेगा जब बच्चे को तुम इतना सा ही पढ़ाते रहोगे, ठीक है। सीखने की अभिप्रेरणा, सीखने की अभिप्रेरणा तब मिलती है जब एक टॉपिक को 10 किताबों से पढ़ा जाए या 10 टीचरों से समझा जाए या उसको जाकर कहीं अनुभव करवाया जाए बच्चे को, ठीक है। आप क्या कर रहे हो? आप तो कह रहे हो कि बस इतना ही है, इसका यहाँ पर अंत हो गया। अन्वेषण के लिए प्रतिरोधक है ये, ठीक है। अन्वेषण होता है खोजबीन और प्रतिरोधक का मतलब होता है रोकने वाला, ठीक है। प्रतिरोधक का मतलब क्या होता है? रोकने वाला, ठीक है। अन्वेषण मतलब खोजबीन और प्रतिरोधक रोकने वाला। अब जैसे आप ये समझो, एक बच्चा है, वो जानना चाहता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। अब आपने उस बच्चे को यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लेख दिया और कहा बेटा इसे पढ़ लो। ये क्या है? ये अपने आप में एक अंत है। इसके अलावा तुम्हें कहीं पर कुछ भी अच्छा मिलेगा नहीं और इसके अलावा कहीं कुछ है भी नहीं। तो बच्चे को यहाँ से कितना ही ज्ञान मिल जाएगा, बहुत कम ज्ञान मिलेगा यहाँ से। लेकिन अगर बच्चे को हम और बहुत ढेर सारी बुक्स दे दें, सीडी दे दें, टीचर्स दे दें या फिर अनुभव करवाएं चीज़ों को, तो वही वो ज़्यादा अच्छे से सीख पाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये क्या है? अन्वेषण का प्रतिरोधक है। बच्चा सीख नहीं पा रहा है, बच्चे के सीखने में प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है। तो यही इसका राइट आंसर है, क्योंकि यह गलत है, ठीक है। डी जो है वो इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका फिर कथन और निष्कर्ष वाला आ गया, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि विद्यार्थियों को विभिन्न अधिगम रणनीतियों का उपयोग कब, मतलब जो विद्यार्थी हैं उनको जो अधिगम मतलब सीखने की रणनीतियाँ जो उन्होंने प्लानिंग करी है उनका प्रयोग कब, कहाँ और क्यों करना है, इसके बारे में स्वयं नियामक ज्ञान सिखाया जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल सिखाया जाना चाहिए। आप बच्चे को कब तक आश्रित रखोगे? आप वो अगर बच्चा स्वयं से यह मतलब डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि जो वो अधिगम कर रहा है, सीख रहा है,
वो कब सीखे, कहाँ सीखे और क्यों सीखे, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो अगर बच्चा ये सारी चीज़ें खुद डिसाइड कर रहा है तो भाई अच्छी बात है और उसे करना चाहिए। तो ये जो है वो सही है। एक अधिगम रणनीति को बनाए रखने और उसे नियोजित करने की संभावना बढ़ जाती है यदि विद्यार्थी को पता है कि इसका उपयोग कब, कहाँ और क्यों करना है। बिल्कुल सही है, ये भी ठीक है आपका। ठीक है, तो इस तरह से आपका ए और आर दोनों सही हैं और सही व्याख्या करते हैं। ठीक है, दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड हैं आपके। देखो राइट आंसर आ गया ये। ठीक है, कथन वाला तो बहुत इजी होता है, 2 मिनट में आंसर हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिसंज्ञानात्मक कौशल का उदाहरण है। ठीक है, आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि अधिसंज्ञान क्या होता है। अधिसंज्ञान का मतलब होता है अपनी खुद की सोच के बारे में सोचने की प्रक्रिया। ठीक है, जैसे सपोज दैट बच्चा है, वो सोच रहा है किसी चीज़ के बारे में, थिंकिंग कर रहा है, और अगर वो यह सोच पाए कि मैं कैसे सोच रहा हूँ, मैं क्यों सोच रहा हूँ, या फिर मैं सही सोच रहा हूँ या गलत सोच रहा हूँ, अगर बच्चा ये सब जान पा रहा है या फिर इन सारी चीज़ों पर विचार कर पा रहा है, तो इसका मतलब है वो अधिसंज्ञान कौशल को अपना रहा है। ठीक, किसी समस्या को हल करने में स्वयं द्वारा प्रयुक्त प्रक्रिया का मूल्यांकन करना। देखो मैंने बताया था अधिसंज्ञान का क्या मतलब है। बच्चा स्वयं जो सीख रहा है और स्वयं से ही वो इस चीज़ पर विचार करे कि वो कैसे सीख रहा है, सीखने की प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो वही इसका राइट आंसर होगा। किसी समस्या को हल करने में स्वयं द्वारा प्रयुक्त प्रक्रिया का मूल्यांकन करना। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया ट्रैक पर चल रहा है बच्चा। अगर वो इतना काम कर लेता है तो वो एक विशिष्ट बालक है और उसका संज्ञान बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है, दो चित्रों के बीच अंतर की पहचान कर लेना, ये तो एक बहुत छोटी सी बात आ गई। यहाँ पर कोई सोच विचार होगा ही नहीं, बस बच्चे को क्या हुआ कि ये दो चित्र हैं, इसमें पूछा कि इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें क्या डिफरेंस है, तो कोई भी बच्चा इजीली बता देगा। इसमें कुछ सोच विचार हो ही कहाँ रहा है, इसमें संज्ञान का इस्तेमाल हो ही कहाँ रहा है। ठीक है, तो ये तो फिर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये क्या लिखा है, मीथेन का रासायनिक सूत्र, ये रटने वाली चीज़ है। क्या है ये, रटने वाली चीज़ है। यहाँ पर भी संज्ञान का कोई यूज़ नहीं हो रहा, यहाँ पर कोई सोच विचार की बात नहीं हो रही। देखो क्वेश्चन लॉजिक से बनता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपका वर्ड मीनिंग से बन गया। अगर आपको पता है कि अधिसंज्ञान का मतलब होता है अपनी खुद की सोच के बारे में सोचना, ये सोचने की प्रोसेस। जैसे सपोज दैट मैं अभी कुछ सोच रही हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ, जैसे मैं सोच रही हूँ कि मुझे अगला टॉपिक क्या पढ़ाना है। ठीक है, तो फिर मैं ये भी साथ साथ सोचूं कि मैंने सोचा कैसे, मतलब मैंने विचार कैसे करा, मेरे विचार करने की प्रक्रिया क्या थी, क्या पहले मैंने समस्याओं पर ध्यान दिया या फिर मैंने अपनी स्ट्रेंथ पर ध्यान दिया, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, अपने खुद के सोचने के प्रोसेस को सोचना कितनी बढ़िया बात है। ठीक है, और डी ऑप्शन क्या कहता है, एक विशेष राजवंश की कालानुक्रमित क्रम को याद करना। भैया याद नहीं कराना है, रटाना नहीं है, हमें बच्चे को किसी भी चीज़ को रटाना नहीं है, ड्रिल नहीं कराना है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो गया, ए हो गया। ए में क्या था, किसी समस्या को हल करने में स्वयं द्वारा प्रयुक्त प्रक्रिया का मूल्यांकन करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है आपका, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के बीच प्रक्रियात्मक ज्ञान को सुसाध्य करना चाहती है। प्रोसेस। ठीक है, जो बच्चे का ज्ञान है उसकी क्या प्रक्रिया है, उसको सुसाध्य करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न उपयुक्त होगा। मतलब एक टीचर है, वो चाहती है कि बच्चा जो ज्ञान अर्जित कर रहा है उसका वो प्रोसेस फॉलो करे। जैसे सपोज दैट मैं आपसे कहूँ कि आपने चाय कैसे बनाई, तो आप कहेंगे कि आपने पहले पानी गर्म करा, फिर पत्ती डाली, फिर शक्कर डाली, फिर दूध, और दूध में खौलाने के बाद आपने अदरक डाल के सारी चीज़ों को खूब बढ़िया तरीके से खौलाया और चाय रेडी हो गई। ठीक है, इसी तरह से आपने क्या फॉलो करा, एक प्रोसेस फॉलो करा, एक प्रक्रिया फॉलो करी। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के बीच
प्रक्रियात्मक ज्ञान को सुसाध करना चाहती है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अच्छा होगा। क्या वो अब ये प्रश्न जो है ना, वो शिक्षिका अपने स्टूडेंट से पूछ रही है। ठीक है, क्या पूछ रही है, क्या ऑक्सीजन अपचयन समीकरण को कैसे हल करें। वो कह रही है कि अगर हम ऑक्सीजन अपचयन समीकरण को कैसे हल करें, तो बच्चा बताएगा कि आप पहले ये करो, फिर आप ये करो, फिर आप ये करो, फिर आप ये करो, तो लास्ट में आपका ये समीकरण हल हो जाएगा। देखो यहाँ पर एक प्रक्रिया फॉलो हुई या नहीं हुई। चलो ये हाँ तो हो गई, तो इसे हम सस्पेक्टेड कर देते हैं। दूसरा क्या आ जाता है, डीएनए के घटक और संरचना क्या है। बट टीचर ने कहा स्टूडेंट से कि डीएनए का घटक क्या हो सकता है और संरचना क्या हो सकती है। अब बच्चे ने कहा कि ये घटक है, ये संरचना। कोई प्रोसेस फॉलो हुआ नहीं हुआ ना, कोई प्रक्रिया फॉलो हुई नहीं हुई, गलत हो गया। अब देखो कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है, रटने पर बेस्ड है, सिंगल वन वर्ड क्वेश्चन। ठीक है, वन वर्ड आंसर, तो ये वाला भी नहीं है। ये लिखा है राष्ट्रीय गान किसने लिखा, जो भारतीय राष्ट्रीय गान है वो किसने लिखा। ठीक है, तो ये भी आपका सिंगल वर्ड का हो गया, तो इसमें भी कोई प्रक्रिया कोई प्रोसेस फॉलो नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो ये भी आपका हो गया, तो राइट आंसर है आपका ए। अब देखिए आपका 26वां क्वेश्चन क्या कहता है। तो ठंड बहुत हो रही है इस समय। विद्यार्थियों के लिए अधिगम को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। जो एक शिक्षिका है वो चाहती है कि जो विद्यार्थी हैं और जो अधिगम कर रहे हैं, अधिगम का तो मतलब पता होगा ना आपको, सीखना। तो जो बच्चे सीख रहे हैं वो चाहती है कि वो सही सीखें, सार्थक सीखें, वो ऐसा सीखें जिसे वो अपनी ज़िंदगी में यूज़ कर पाएँ, उसका बेनिफिट उठा पाएँ। जैसे आप बच्चे को अगर मिट्टी का लैंप बनाना सिखा देंगे तो वो उसके किसी काम का नहीं है, ना उसके काम का ना समाज के काम का। क्यों? क्योंकि हमारी सोसाइटी तो अब एलईडी लाइट यूज़ कर रही है। ठीक है, सोलर लाइट यूज़ कर रही है, तो फिर मिट्टी के लैंप का तो कोई काम नहीं है। तो आप उसको ऐसा सिखाओ जो सार्थक हो, जिसका कोई मीनिंगफुल चीज़ आप उसको सिखाओ। ठीक है, तो क्या करेगी, करना चाहिए टीचर को, पाठ्य पुस्तक सामग्री को रट कर याद करने पर जोर दे। देखो रटाना तो है ही नहीं, तो वैसे गलत हो गया। व्यवहार अनुकूलन के लिए उत्तेजना प्रक्रिया संघ का नियोजन करें। देखो व्यवहार का अनुकूलन करना और सिखाना दोनों में थोड़ा सा यहाँ फ़र्क आ जा रहा है। ठीक है, और अगर हम इसे सिमिलर मान भी लें तो आप बच्चे को उत्तेजित नहीं कर सकते। ठीक है, देखो एक होता है वर्ड उत्तेजना, जहाँ पर हमारा क्वेश्चन यूज़ कर रहा होता है मोटिवेशनल टाइप। ठीक है, जहाँ पर आप बच्चे को प्रेरित कर रहे हो तो वहाँ आप उत्तेजना वर्ड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रक्रिया संघ को नियोजन करने के लिए आप उत्तेजना का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए मूर्त पुरस्कारों का अक्सर उपयोग करें। देखो मूर्त पुरस्कारों का तो यूज़ किया जा सकता है, लेकिन अक्सर नहीं करा जा सकता। अगर आप रोज़ रोज़ बच्चे को पुरस्कृत करेंगे तो फिर बच्चे के अंदर लालच आ जाएगा, मतलब बच्चा फिर सीखने के लिए नहीं सीखेगा, वो पुरस्कार के लिए सीखेगा। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हुआ, गलत हो गया। अब देखिए अनुभवों पर, ठीक है, अनुभवों पर चिंतन और मनन करने का अवसर प्रदान करना, बिल्कुल सही। आपने बच्चे को क्या देना है, अवसर प्रदान कराना है, पॉजिटिव कीवर्ड आ गया। ठीक है, राइट आंसर। आप अगर चाहते हैं कि आपके बच्चे जो सीख रहे हैं वो सार्थक सीखें, तो आप उन्हें अवसर दो, आप उन्हें मौका दो। ठीक है, तब बच्चा सीखेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, जब एक विद्यार्थी किसी समस्या को हल करने में फंस गया था तो उसके शिक्षक ने उसे अपने विचार खुद से बात कर कर सुलझाने का सुझाव दिया। ऐसा करने के तुरंत बाद विद्यार्थी ने कहा, मुझे अब जवाब पता है, इस मामले में समस्या समाधान की किस रणनीति की मदद ली गई है। ठीक है, अब समझो एक टीचर था, उसके पास में एक बच्चा आता है और बच्चा टीचर को एक प्रॉब्लम बताता है कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरी इस समस्या को सॉल्व करो। अब टीचर कहते हैं कि चलो ठीक है मैं सॉल्व कर तो दूंगा, लेकिन आप क्या करो, पहले अपने आप से बात करो, कि अपने आप से बात करके इसे सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर हो जाता है तो ठीक है, वरना मैं कर दूंगा। तो बच्चा क्या करता है, अपने आप से बात करता है, और जब वो अपने आप से सेम क्वेश्चन करता है तो उसे उसका आंसर मिल जाता है। ठीक है,
जैसे आपने कई बार ऐसा होता है कि हम कोई कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं और नहीं समझ पाते, नहीं सीख पाते। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि खुद को थोड़ा सा लाउड आवाज़ में, मतलब इतनी भी नहीं कि पड़ोसियों तक जाए, थोड़ी सी आवाज़ ऐसी कि हाँ कानों तक चली जाए। ठीक है, तो ऐसी आवाज़ में हम क्या करते हैं, खुद को वो चीज़ें समझाने की कोशिश करते हैं। फिर हम क्वेश्चन करते हैं कि देखो ऐसा अगर हम करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, फिर ये काम हमारा बन सकता है, चलो ठीक है ऐसा हम करके देखते हैं। कुछ इस तरह की हम अपने आप से बातें करते हैं। ठीक है, तो हम उस समय अपने आप से जब बातें कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं हम मौखिकीकरण कर रहे होते हैं। ठीक है, जब हम बच्चा खुद से बात कर रहा होता है या बड़ा खुद से बात कर रहा होता है तो उसको क्या कहा जाता है, मौखिकीकरण। और इस क्वेश्चन में ये साफ साफ हमें पता चल रहा है कि मौखिकीकरण यहाँ पर है हमारा। ठीक है, और अगर आपको ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट नहीं पता है मौखिकीकरण का तो आप फिर लॉजिक लगाओ। लॉजिक कैसे लगाया जा सकता है, कार्यात्मक स्थिति, नहीं बच्चे ने तो खुद से बात करी, कोई कार्य करके नहीं देखा। स्मृति सहायक विधि, क्या उसने अपने माइंड में रिवाइंड करा, चीज़ों को मेमोराइज करा, नहीं करा, उसने तो खुद से बात करी। अनुक्रिया समुच्चय, क्या उसने कोई रिप्लाई करा, कोई प्रतिक्रिया करी। ठीक है, कोई ऐसा हुआ कि कोई क्रिया हुई उसके प्रति उसने अपनी अनुक्रिया दी, तो ऐसा भी कुछ नहीं हुआ, उसने तो जस्ट खुद से बात करी, तो उसको क्या कहा जाता है, मौखिकीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका राइट आंसर। देखो अब ये क्वेश्चन है आपका, भ्रांतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, मतलब 3 इसमें से सही है और एक जो है वो सही नहीं है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, भ्रांतियों का प्रयोग शिक्षक द्वारा सीखने की प्रक्रिया में रचनात्मक रूप से किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है, क्योंकि बच्चा अगर गलतियाँ करेगा तभी तो वो सीखेगा, अगर वो रचनात्मकता को अपनाएगा तभी तो वो गलतियाँ करेगा। क्योंकि जो गलतियाँ होती हैं, जो भ्रांतियाँ होती हैं, जो त्रुटियाँ होती हैं, वो सीखने का एक अंग होती है और हमको ढूंढना है नहीं वाला। ठीक है, भ्रांतियाँ कुछ संप्रत्यों के बारे में बच्चों की समझ के प्रारंभिक चरण की विशेषताएं। हाँ, बच्चा अगर कुछ सीख रहा है तो शुरू शुरू में प्रारंभ में थोड़ी बहुत गलतियाँ वो करेगा। हमको निगेटिव ढूंढना है, मतलब 3 जो है वो सही है, एक जो है वो गलत है। देखो यहाँ लिखा है कि भ्रांतियाँ स्पष्ट रूप से, स्पष्ट कितनी कड़ी बात कह दी। ठीक है, स्पष्ट रूप से बच्चों के कुछ भी नई और उन्नत सीखने की अक्षमता को दर्शाती। नहीं, ये कोई अक्षमता नहीं है कि ज़िंदगी भर रहे, या कोई बीमारी नहीं है। अक्षमता माने होता है बीमारियाँ। ठीक है, अधिगम बीमारियाँ, भ्रांतियाँ बीमारियाँ नहीं होती। कोई अच्छा खासा बच्चा भी है ना, अगर वो कोई नई चीज़ सीखेगा, अगर कोई उन्नत चीज़ सीखेगा तो भैया गलतियाँ तो होंगी। ठीक है, ये बात अपने आप में गलत है। और क्या है, भ्रांतियाँ बच्चों के अपने आसपास देखी जाने वाली प्रक्रियाओं के बारे में उनके सहज ज्ञान का प्रतिनिधित्व करती हैं। हाँ बिल्कुल करती हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है आपका, सी। ठीक है, सी है ना, जो ये गलत है। ठीक है, इसीलिए ये सही है क्योंकि 3 सही और एक गलत है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। ठीक है, अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है कौन सा संवेग, क्या चिंता प्रभावित करती है? सकारात्मक रूप से। देखो अगर आपने ये चीज़ देखी कि अधिगम को प्रभावित करता है, तो हाँ चिंता भी करती है, भय भी करती है, बोरियत भी करती है और आशा भी करती है। लेकिन अगर आता है कि सकारात्मक रूप से, तो सिर्फ आशा, जो होप होती है ना, ये पॉजिटिव वे में आपकी लर्निंग को प्रभावित करती है। आप अगर किसी चीज़, कोई जैसे सपोज दैट कोई असाइनमेंट है, कोई प्रोजेक्ट है, आप नहीं बना पा रहे हैं, या कोई टॉपिक है आप उसे नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन आपके अंदर एक आशा है, एक होप है कि हाँ आप इस चीज़ को समझ लोगे, सीख लोगे, या फिर आप कर लोगे, ये वाला सेंस है ना, तो फिर आप कर लोगे, आप कर जाओगे। ठीक है, और नकारात्मक रूप से चिंता हो गई, भय हो गई, बोरियत, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आ जाएगा आपका होप। अब 30वां क्वेश्चन है कि किसी कार्य में विफलता के लिए, मतलब बच्चा अगर कोई कार्य कर रहा है और उस कार्य में उसको सफलता नहीं मिल रही, उसको अगर विफलता मिल रही है, तो विफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन से आरोपण में एक विद्यार्थी को भविष्य के प्रयासों के लिए प्रेरित करने की संभावना है। तो इस क्वेश्चन को तो पहले समझो, जैसे एक विद्यार्थी है, ठीक है,
उसे क्या मिल रही है, उसे विफलता मिल रही है। ठीक है, अब क्या होता है, वो कोई एक आरोपण में विद्यार्थी के भविष्य के प्रयासों के लिए प्रेरित करने की संभावना है। मतलब हम क्या करेंगे कि कोई बात नहीं, अगर उसे विफलता मिल रही है हम उसको प्रेरित करेंगे। ठीक है, प्रेरित करने से क्या होगा, वो भविष्य में अच्छा करेगा। तो किस तरह से, मैं बुद्धिमान नहीं हूँ और बुद्धिमत्ता स्थिर है। अच्छा, एक तो बच्चा बार बार विफल हो रहा है, और दूसरी बात आप उससे ये कहोगे कि तुम ये सोचो कि तुम बुद्धिमान नहीं हो, और जो बुद्धिमत्ता होती है, मतलब इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वो स्थिर होते हैं। नहीं तो फिर वो मतलब प्रेरित न होने की बजाय वो तो फिर डिमोटिवेट हो जाएगा ना। तो आपको ऐसा तो नहीं करना है। मैंने इस बार पर्याप्त प्रयास नहीं किया, हालांकि मैं ऐसा करने में सक्षम हूँ। ये कुछ ठीक बात लग रही है हमें। ठीक है, क्या क्या भाई, मेहनत मैंने ही नहीं की, लेकिन मेरे अंदर ये काबिलियत है कि अगर मैं मेहनत करता या मेहनत करती तो फिर मैं ऐसा कर लेती। हाँ ठीक है, इसमें थोड़ी सी प्रेरणा हमको नज़र आ रही है, बच्चा सेल्फ मोटिवेशन ले रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, शिक्षक मेरे प्रति पक्षपाती था और मैं अपने बारे में उसकी धारणा को नहीं बदल सकता। देखो, शिक्षक कभी किसी के प्रति पक्षपाती नहीं होता, और धारणाएं चाहे कैसी भी हों, कितनी भी, देखो कई बार ऐसा होता है हमारे किसी से बहुत बहुत झगड़े हो जाते हैं, बहुत बहुत लड़ाइयाँ हो जाती हैं, बहुत बहुत बुराइयाँ हो जाती हैं, इसके बाद भी आपस में बातचीत शुरू हो जाती है। तो कभी भी किसी के दिल में आपके लिए कोई गलत धारणा बनी हुई है तो ऐसा नहीं है कि वो स्थायी है या उसे बदला नहीं जा सकता, वो चेंज की जा सकती है। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट ऑप्शन क्या आ जाता है इसका, यह ये तो हाँ ठीक है, हम इसे गलत कर देते हैं। यह विशेष परीक्षा मंगलवार को ही पड़ती है और मंगलवार मेरा अशुभ दिन है। ठीक है, ये थोड़ा सा बच्चा अंधविश्वास की तरफ चला गया है, तो हमें इन चीज़ों को वैल्यू नहीं देनी। हाँ, हम ये कह सकते हैं, बेटा इस बार आपने अच्छे से मेहनत नहीं की थी, अगली बार और अच्छे से मेहनत करना। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर क्षमता है, तुम कर सकती हो या तुम कर सकते हो। तो ये फिर एक पॉजिटिव बात होती है जो कि बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रेरित करती है। ठीक है, और आरोप क्या लगाया आपने बच्चे के ऊपर कि भाई तुमने मेहनत कम करी थी। इससे ऐसा नहीं है बच्चे को ये तुमने कोई दंड देना कि भाई मेहनत कम क्यों करी थी। नो, बच्चे को थोड़ा सा दिलासा देना होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी डाउट है आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। थैंक यू सो मच।